हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस पेडागोजी सेशन में। दोस्तों, ये पेडागोजी पार्ट 6 है। इससे पहले हम पार्ट 5 कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी और उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। उसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। पठन वैफल्य मीन्स पठन में विफल। पठन में विफल यानी कि पठन अक्षमता। पठन अक्षमता होती है आपकी डिसलेक्सिया। एक अधिगम अक्षमता होती है डिसलेक्सिया। उसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है। तो मैं बताने उसके प्राथमिक लक्षण क्या हैं। न्यून अवधान विकार, मतलब बच्चे का ध्यान कम लगेगा। बी ऑप्शन, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पढ़ने में धारा प्रवाहिता कैसे होगी। सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये क्षमता नहीं है अक्षमता है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर थोड़ी सी। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों को पठन विकार है, मतलब वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता, कॉन्टिन्यूसली बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, क्या कहलाती है वो शिक्षा। जहां पर सभी बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में एक ही प्रकार की शिक्षा लें, वो कौन सी होती है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके 5 क्वेश्चन लगभग फिक्स हैं कि आने ही आने हैं हमेशा। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, जरूर पढ़कर जाएं। समावेशी शिक्षा होती क्या है, सब बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकार अधिनियम वर्ष, मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी यहाँ पर, यह है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ऐड कर लेना इसे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। इंग्लिश में कहते हैं इसे RPWD एक्ट। कब लागू किया गया, 2016 में लागू किया गया था। इससे पहले एक एक्ट था विकलांग अधिनियम। विकलांग अधिनियम लागू किया गया था 1995 में, 1995 में। लेकिन उस अधिनियम में कुछ सुधार किया गया, विकलांग की जगह दिव्यांग वर्ड जोड़ा गया और उनके कुछ अधिकार दिए गए, जो कब लागू हुआ था, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मीन्स राइट टू एजुकेशन 2009, किसकी वकालत करता है। तो किसकी वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा की नहीं करता, किसकी करता है, समावेशी शिक्षा की। अभी अभी क्वेश्चन आया था ये वाला। समावेशी शिक्षा आपको जहां भी दिख रहा है वो हमेशा सही आंसर ही होगा, हमेशा पॉजिटिव ही वो होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो RT 2009 ने क्या कहा है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ाइए, वो क्या होती है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के, नहीं, विशेष का व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो, जहां पर भी बाल केंद्रित वर्ड आ गया, चाइल्ड सेंटर्ड आ गया, वो आपका सही होगा, क्योंकि हमें बालकों को ही केंद्र में रखना है, चाइल्ड को ही सेंटर में रखना है। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। नहीं मीन्स नेगेटिव बताना है इसमें हमें। देखते हैं, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, बिल्कुल ठीक बात है। चर्चा करना, संवाद करना, परिचर्चा करना पॉजिटिव होता है। बी, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। गलतियों को करने के प्रति ईमानदार का क्या मतलब है कि अगर हमने गलती करी है तो हम उसे एडमिट भी करें, हम उसे माने भी, अपनी गलती को समझें कि हम क्यों गलती कर रहे हैं। ये नहीं कि अपनी गलती छुपाएं, अपनी गलती को समझें, उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढें। सी, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। और डी है
अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये बात बिल्कुल गलत है। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछने हमें, अभिसारी प्रश्न नहीं पूछने, बल्कि कौन से पूछने? अपसारी प्रश्न। अंतर क्या रहता है? अपसारी मीन्स जिसमें एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हों, बच्चे को सोचने समझने का मौका जिसमें मिले। और अभिसरण का मीन्स होता है जिसका केवल एक आंसर हो, उसमें बच्चे को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देश? बिल्कुल नहीं। आपके पास कोई दिव्यांग बच्चा भी आ सकता है, कोई नॉर्मल चाइल्ड भी आ सकता है, एक रूप निर्देश कैसे दे देंगे आप? बिल्कुल नहीं होगा ये तो। मानकीकृत परीक्षण? बिल्कुल नहीं। एक मानक सेट नहीं कर सकते आप, एक लिमिट सेट नहीं कर सकते आप। सी, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता तो हमें बच्चों में करवानी ही नहीं है, बल्कि सहयोगात्मक वातावरण बनाना है, तो सी भी नहीं होगा। और डी क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना। ये बात बिल्कुल ठीक है। विशिष्ट शिक्षा योजना का मतलब होता है हर बच्चे की ज़रूरत को समझकर उसके अनुसार शिक्षा योजना बनाना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। देखो, विश्व बंधुता की बात कहीं से नहीं करती है समावेशी शिक्षा, मतलब ही नहीं है। वैश्वीकरण की बात बिल्कुल भी नहीं करती। विश्व से क्या मतलब? समावेशी को तो केवल बच्चे से मतलब है। समावेशी शिक्षा किसकी बात करती है? समता एवं समान अवसर की। प्रत्येक बच्चे को बराबर अवसर मिलने चाहिए, प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा निखारने के समान अवसर मिलने चाहिए, ये बात करती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कुछ बच्चे सृजनात्मक और प्रतिभाशाली हैं, तो किस बात पर हस्तक्षेप निर्भर करता है, ये हमें इसमें बताना है। ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। बिल्कुल ठीक बात है कि शिक्षक किस प्रकार उन्हें अनुकूलित कर रहा है, किस प्रकार निर्देश दे रहा है, इस तरीके पर उपयोग करेगा, बिल्कुल करेगा। बी, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, सब बच्चों को समान अवसर देना है, बराबर समय देना है। सी, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर? बिल्कुल नहीं। बच्चों से हमें कोई बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं जताना है, बच्चों का हमदर्द बनना है, सहायता करनी है, लेकिन स्नेही बहुत ज़्यादा नहीं। डी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर? अगर बच्चे ही बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर टीचर क्या करेगा? तो डी भी नहीं होगा। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास लर्नर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पर, उनकी व्यक्तिगत क्षमता को हम ध्यान में रख रहे हैं। व्यक्तिगत क्षमता और कठिनाइयों को, मतलब किस बच्चे को पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है, किस क्षेत्र में वो होशियार है, किस क्षेत्र में वो कमज़ोर है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, वो मैं बताना। ऑप्शन ए विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। त्रुटिहीन अनुदेशन हो ही नहीं सकता, मतलब किसी में कोई गलती ना हो, ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। सटीक शिक्षण बिल्कुल नहीं, मतलब एक फिक्स शिक्षण रखोगा, फिक्स टीचिंग, बिल्कुल नहीं। चयनित अनुदेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं। कौन सा होगा? विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन मीन्स हर बच्चे की क्षमता को, हर बच्चे की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार अलग अलग शिक्षण विधि के अनुसार पढ़ाया जाए, तो वो क्या होता है? विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 4 प्रश्न दिए हैं आपको, इनमें से बताना है कौन सा प्रश्न बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करेगा। ऑप्शन ए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? देखो, जो क्या वाले रहेंगे, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, बच्चा क्या कहेगा, या तो हाँ या ना, कोई तीसरा उत्तर तो उसके बाद नहीं होगा ना। तो ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसमें बच्चे ने कुछ भी नहीं सोचा, या तो उसे यस या नो में आंसर देना है बस। बी, सही जवाब क्या है?
ये भी नहीं होगा, सही जवाब तो केवल एक होता है। तो ऐसा मतलब बच्चा इसमें भी कोई नहीं सोचेगा। जैसा अगर हमने बच्चों से पूछ लिया हमारे राष्ट्रपिता का क्या नाम है, बच्चे एक ही बात कहेगा महात्मा गांधी। उसने कुछ सोचा? कुछ भी नहीं। सी, क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? ये बात भी नहीं होगा। इसमें भी पहले क्या आ गया, मतलब या तो बच्चा कह देगा हाँ हम सोच सकते हैं, या बच्चा कहेगा ना हम नहीं सोच सकते। तो सी भी नहीं होगा। डी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये बात ठीक है। इसमें बच्चा हल करने के तरीके बताएगा, किन किन तरीकों से हम इन क्वेश्चंस को हेल्प सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे वाली बात हमेशा बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा परफेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण कौन सा है इसमें, ये बताना है हमें। इसमें मतलब पॉजिटिव पॉइंट हमें इसमें देखना है। ऑप्शन ए, समस्या के मूल्यांकन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। गलत बात है ये तो, हम तो मूल्यांकन पर भी ध्यान देना होता है हमें। बी, कार्यात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल वर्ड आगे देखना ही नहीं, आगे नेगेटिव हो गया। सी, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही वर्ड भी आगे देखना ही नहीं और सीमित भी आ गया, नेगेटिव हो गया। डी, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रभावशाली समस्या समाधान देखना है, हम क्या देख रहे हैं, साधन साध्य, हमारे पास क्या क्या साधन है उस समस्या को सॉल्व करने के हो सकते हैं, और उनसे हम अनेक उपलक्ष्यों में मतलब अनेक तरीकों से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्या होगा, प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति। ऑप्शन नंबर डी। हमारी फर्स्ट वीडियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की थी, वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेंगे पेडागोजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम मीन्स एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिगम, और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा भी रहे हैं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए हमें इसका? ए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके के शिक्षण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चों को और मोटिवेट करना चाहिए कि शाबाश बेटा ऐसे करो। बी, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित तो निगेटिव वर्ड है, डिमोटिवेट। सी, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा होगा, इस प्रकार के उपयोग सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को करने के लिए अपने अनुभवों से के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उन इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहे हैं, बच्चों को जो जो एक्सपीरियंस थे उस आधार पर बच्चे सोच रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है वो हमें इसमें बताना है। प्रतिक्रियावादी सोच, बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रिया होती है रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। अगर किसी ने कुछ कहा तब बच्चा सोचेगा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा तो अपने आप से कर रहा है, इसमें एक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही। बी, सृजनात्मक सोच, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सृजनात्मकता होता है जब कुछ नया सोचते हैं हम। बच्चा इसमें नया तो नहीं कर रहा कुछ, बच्चा तो इसमें वही कर रहा है जो उसे अनुभव थे, उस आधार पर वो सोच रहा है। सी, अमूर्त सोच, बिल्कुल नहीं होगा। अमूर्त सोच क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन कुछ प्राप्त हो चुकी है, बच्चों के पास कुछ तो है। ये क्या होगा, मूर्त सोच होगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं के आधार पर सोच रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त है, और जो चीज़ बच्चे के पास होती है वो क्या होती है, मूर्त चीज़, कॉन्क्रीट चीज़। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है वो हमें इसमें बताना है। सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। चारों को समझ लेते हैं। सृजनात्मक मतलब होता है कुछ नया करना, तो समस्या सुधारक बच्चा है
समस्या सुधारने में सृजनात्मकता जैसी कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन में तो सृजनात्मकता का मतलब नहीं है। सृजनात्मकता का मतलब होता है जब वो कुछ नया बनाता है, तो ये तो नहीं होगा। सौंदर्य बोध, इसमें ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई सुंदरता तो ही ना कर रहा है, वो अलंकार का यूज तो ही ना कर रहा है, वो तो मूल्यांकन कर रहा है। अमूर्त नहीं होगा। क्या होगा इसका? तार्किक होगा, क्योंकि बच्चा तर्क कर रहा है, रीजनिंग कर रहा है, क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है, क्या इसमें सही है, क्या इसमें गलत है। रीजनिंग कर रहा है बच्चा, तर्क कर रहा है, और वही क्या है इसका? मूल्यांकन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। बच्चे जो गलती करते हैं, त्रुटियां करते हैं, और जो उनकी गलत धारणाएं रहती हैं, उसका क्या यूज है वो हमें इसमें बताना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो गलती करते हैं, उन गलतियों से हमें ये पता लगता है बच्चे को सीखने में कहाँ समस्या आ रही है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, वो हमें पता लगता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। बी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुकावट जैसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती, निगेटिव है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी कर देनी चाहिए, बच्चों को गलतियों को अनदेखा कर दो, बिल्कुल गलत। डी, सूचित करते हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, ये बात भी गलत है। बच्चे कम तो बिल्कुल भी नहीं रहते वयस्क से, बच्चों की कभी गलती हो ही नहीं सकती। पेडागोजी में हमेशा बच्चों को भगवान मान लो कि बच्चे की तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती या तो टीचर की रहेगी या स्कूल की रहेगी। तो बच्चों की गलतियां क्या हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या एज ग्रुप है निःशुल्क शिक्षा का आरटी 2009 के अनुसार? तो कौन सा होता है? 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें है, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए। देखो इसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, आरटी 2009 सामान्य बच्चों के लिए बात करता है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। लेकिन वही बात दिव्यांग बच्चों के लिए कहता है, वो 6 से 18 वर्ष के सभी विकलांग बच्चे, सभी दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, अलग अलग सोच वाले पैटर्न किन बच्चों की पहचान करते हैं? अलग अलग सोच मीन्स नई नई सोच, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग। तो विकलांग बच्चों का सोच से कोई मतलब नहीं। डिसलेक्सिया तो पठन विकार होता है, सोच से कोई मतलब ही नहीं है। प्रत्यास्थी इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं। कौन सा होगा? सृजनात्मक। अलग अलग सोच मतलब नई नई थिंकिंग किस में आती है? सृजनात्मकता में आती है, कुछ नया, कुछ नए तरीके से सोचना, क्या है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ कर करेंगे। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। देखो पेडागोजी का जब कोई लंबा क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या, आप गलती क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ाओ, सीधे ऑप्शन पे चलने की कोशिश करते हैं, वही गलती है। आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने, पहले आपको पहले क्वेश्चन ही समझना है कि हमें इसमें पॉजिटिव ढूंढना है कि नेगेटिव ढूंढना है। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए, तिबारा क्वेश्चन पढ़िए, 4 बार क्वेश्चन पढ़िए, जब क्वेश्चन क्लियर हो जाए तब आंसर पर बढ़िए आप उसके। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार बता सकता है? मतलब एक टीचर की समावेशी कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई विशेष आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, वो हमें इसमें बताना है, मतलब पॉजिटिव इसमें हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का उपयोग करना तथा अभ्यास में रटने पर बल देना, रटना तो देखना ही नहीं, नेगेटिव है। बी, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का उपयोग करना, बिल्कुल गलत बात है। हमारे पास कोई कम दिव्यांग बच्चा भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, एक रूप निर्देश कैसे दे देंगे आप? बिल्कुल नहीं। सी, अत्याधिक लिखित कार्य देना, अत्याधिक बहुत ज़्यादा दे दो लिखित कार्य, बिल्कुल नहीं। और आगे भी क्या दे रखा है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, नकल तो वैसे भी निगेटिव है, देखना ही नहीं है। डी,
प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन पढ़कर भी पता लग गया कि पॉजिटिव है। सशक्त पक्ष देख रहे हैं हम, कमजोरी देख रहे हैं बच्चों की, और उसके आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित कर रहे हैं। यही हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कुछ सोचना ही नहीं इसमें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, बच्चों को ऐसे मोटिवेट करो आप। पूछने के लिए हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करेंगे। अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अनुमति तो आप देंगे। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों में प्रतिभाशीलता किस कारण हो सकती है, ये बताना है। प्रतिभाशीलता, जीनियस बच्चे क्यों हो सकते हैं, वो देखिए आप इसमें। फर्स्ट ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में प्रतिभाशीलता क्यों होती है? अगर उसके आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही चीज़ों से अच्छी मिले, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया हो, ये कारण होता है। बी क्या है? संसाधन समृद्ध वातावरण, ये तो केवल वातावरण की बात कर रहा है, जबकि आनुवंशिकता का भी रोल इसमें रहता है। सफल माता पिता, ये केवल आनुवंशिकता की बात कर रहा है, जबकि वातावरण भी होता है। एक अनुशासित दिनचर्या, ये भी केवल वातावरण की बात कर रहा है, दोनों का रोल होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने को कक्षा में कैसे माहौल की आवश्यकता होती है? ऐसे बच्चे जो वंचित वर्ग से आए हैं, उन्हें क्लास में कैसे माहौल की आवश्यकता होती है, वो हमें इसमें बताना है। मतलब इसमें हमें पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। देखो, वंचित वर्ग से आए हैं बच्चे, तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि बच्चों का व्यवहार अच्छा ना हो। गरीब बच्चे भी अच्छे व्यवहार के हो सकते हैं। जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हैं, उनमें भी व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता हो, ये तो गलत है बिल्कुल। बी ऑप्शन है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे जिस संस्कृति से आए हैं, जिन भाषा को सीख कर आए हैं, उन्हें महत्व दें आप क्लास में। मतलब बच्चे को लगना चाहिए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझ पर सब लोग ध्यान दे रहे हैं, तथा उनका उपयोग किया जाए। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। सी देखते हैं, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित नहीं करना हमें। डी, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत भी हमें नहीं करना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव बताना है। देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बहुत। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, बिल्कुल सही बात। टीचर को विश्वास होना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे में योग्यता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। बी देखते हैं, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सब बच्चों को एक साथ रखिए आप। तो बच्चों को अपाहिज बच्चा मंदबुद्धि वाले बच्चे के रूप में वर्गीकृत करना, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव वर्ड नहीं है, केवल नेगेटिव वर्ड है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों की गलतियों के बारे में ढूंढना है, क्या सही है इसमें गलतियों के बारे में। ऑप्शन ए, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चे लापरवाह नहीं हो सकते, अभी भी बताया था, बच्चों की कभी गलती नहीं हो सकती इन चीज़ों में। ठीक है, बच्चे तो भगवान होते हैं, ये समझिए आप। बी, बार बार अभ्यास करने के लिए कहने का तुरंत सुधार देनी चाहिए, गलत। टीचर को तुरंत नहीं सुधारनी चाहिए, बल्कि बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी गलती सुधारे। सी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ये वाला ऑप्शन, कि बच्चों की गलतियां भी अधिगम का एक भाग हैं। बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, इस चीज का एक भाग है। कैसे सीखते हैं बच्चे, वो हमें बताता है बच्चों की गलतियां, बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? उपयुक्त तरीका नहीं है, नेगेटिव ढूंढना है हमें इसमें। ए,
एक कार्य को छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। बी, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। सी, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। डी, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना, डांट लगाना, पिटाई करना, ये तो हमेशा निगेटिव होता है ना, और हमें उपयुक्त तरीका नहीं, निगेटिव ही हमें ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ताओं एवं उनके प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है, मिलान है ये वाले, ठीक है, बीच में डैश जो लगा हुआ है उसका मतलब मिलान है। देखते हैं। ए, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचना को नहीं समझ सकते। श्रव्य वाला दृश्य को नहीं समझ पाएगा क्या? बिल्कुल गलत है ये तो, मतलब जिसके कान में प्रॉब्लम है वो देख नहीं पाएगा क्या? गलत है, इसका तो कोई मिलान ही नहीं हो रहा। बी, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता पढ़ने लिखने की कमी धारा प्रवाह है। बिल्कुल सही बात, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों को पढ़ने लिखने में धारा प्रवाह की कमी होती है। बी ऑप्शन हमारा सही है। सी देखते हैं। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमा है। सृजनात्मक बच्चे धीरे होते हैं कार्य करने में? बिल्कुल नहीं, वो तो एकदम से कर लेते हैं फटाफट से। डी, अवधान कमी अधिगमकर्ता, अवधान कमी का मतलब जिन बच्चों का ध्यान कम लगता है पढ़ाई में, उच्च अभिप्रेरणा होती है उनमें और लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल गलत, ध्यान की तो कमी है तो ध्यान कहाँ से बना लेंगे वो? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हमने डिस्कस करें 26 क्वेश्चन। लेवल थोड़ा सा आज हाई था, कोशिश करेंगे धीरे धीरे लेवल हम और बढ़ाएंगे जिससे आप लोगों की पेडागोजी उस लेवल पर पहुंच जाए कि 75 क्वेश्चन में से आप 75 ही सही करें, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू।